हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं विद एप्लीकेशंस ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। पिछली क्लास में हमने वन डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन साई के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करा था, जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 8 के रूप में आया था, जिसमें a जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और n पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 एट्सेट्रा। x जो है वो पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन द बॉक्स शो करता है और a साइज ऑफ पार्टिकल को प्रदर्शित कर रहा है। इस इक्वेशन नंबर 8 में a की वैल्यू अभी हमारे पास अनडिटर्मिन्ड है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और आज हम लोग इस a की वैल्यू को डिटर्मिन करते हैं। a का इस मान प्राप्त करने के लिए हम वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट को बड़ी अच्छी तरह से डिटेल में समझा था और कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमारे लिए यूज़फुल होगा। जैसे आज इस इक्वेशन नंबर 8 में मेरे पास एक अनडिटर्मिन्ड फैक्टर है a, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा के हम इस a की वैल्यू को डिटर्मिन कर सकते हैं। किस प्रकार कि आज हम तरंग फलन a का नॉर्मलाइजेशन करेंगे, अर्थात तरंग फलन को इस इक्वेशन के रूप में लिखेंगे साई स्टार dx, जिसका इंटेग्रल लेंगे 0 to a, क्योंकि हमारे पार्टिकल का जहाँ पे पार्टिकल विद्यमान है बॉक्स का साइज, उसकी डायमेंशंस हैं x = 0 से x = a तक। ये इंटेग्रल का मान = 1 आना चाहिए, यही नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है। और क्योंकि इस साई में हमने इक्वेशन नंबर 8 में हम देख रहे हैं कि कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं है, यानी आयोटा टर्म नहीं आ रही है, तो इसको कंडेंस करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ साई स्क्वायर dx विद इन द लिमिट्स 0 to a = 1। साई का मान इक्वेशन नंबर 8 से पुट करने से मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर ये आ गया a² sin स्क्वायर n pi a इंटू x dx = 1। ये क्योंकि कांस्टेंट है इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा। और उसके बाद हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं a² बाय 2 इंटेग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस 2n pi x अपॉन a dx = 1। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक्सप्रेशन है 2 sin स्क्वायर थीटा = 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ मेरे पास था sin स्क्वायर थीटा, उसको मैंने 2 sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं एज वेल एज डिवाइड कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस 2 से मैंने डिवाइड किया उसको मैंने इंटेग्रल से बाहर ले लिया, और दूसरा 2 मैं यहाँ मानते हुए कि ये मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यानी मैं इसको ऐसे करूँ, अगर 2 से मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड कर दूँ और फिर इस 2 को बाहर ले लिया हमने यहाँ पे, और इस 2 को मैं इसके साथ मानते हुए इसको ले लेती हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा की फॉर्म में, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब मैं सिंपल इंटीग्रेशन के रूल्स लगाती हूँ, फार्मूला लगाती हूँ। पहले हम इंटेग्रल करते हैं इस 1 का इंटेग्रल करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा, क्योंकि इट्स एक्चुअली 1 dx, और यू कैन से dx का इंटेग्रल क्या आ जाएगा x मेरे पास, और लिमिट्स हो जाएंगी 0 to a। अब इस सेकंड पार्ट का इंटेग्रल इस पूरे को थीटा मानते हुए चलें, यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला लगेगा साइन थीटा, तो कॉस थीटा का साइन थीटा मेरे पास लग जाएगा, तो साइन 2n pi x अपॉन a डिवाइडेड बाय 2n pi a, क्योंकि इंटू होता है इंटेग्रल ऑफ थीटा, जो कि आ जाएगा 2n pi अपॉन a, तो लिमिट्स हो जाएंगी 0 to a। जब ये लिमिट्स हम पुट करेंगे, x मेरे पास पहले यहाँ पे आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी a माइनस 0, उससे आ जाएगा यहाँ पे a। यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे a, इस x की जगह a पुट करेंगे तो a आपस में कट जाएंगे, आ जाएगा साइन 2n pi, और साइन n pi हमें पता है 0 होता है, तो ये पूरे का पूरा क्या आ जाएगा मेरे पास 0 माइनस। अब लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो x = 0 पुट करेंगे तो अगेन दिस वॉल विल बी 0, यानी कि इस पूरे इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा मेरे पास दैट विल बी इस पूरे का सोल्यूशन जो है ये सारे का सारा 0 हो जाएगा। तो नटशेल मेरे पास क्या बचेगा, इस पूरे इंटेग्रल में से सिर्फ a टर्म बचेगी, तो इसलिए इंटेग्रल का आंसर क्या आ गया मेरे पास a² इंटू स्मॉल a बाई 2 = 1, और यू कैन से a² = 2/a,
और यू कैन से ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/a। ए का ये मान हम आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में स्मॉल ए की टर्म्स में आ गया। स्मॉल ए हमें साइज ऑफ द बॉक्स बताता है, यानी अब ये डिटर्मिनेंट फैक्टर है। तो इस ए की वैल्यू हम पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 8 में, तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया साइज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2/a साइन n पाई अपॉन a इंटू एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर 11 से जो तरंग फलन का मान आया है, अब इसमें सभी फैक्टर्स हमारे पास डिटर्मिनेंट हैं, यानी यहाँ जो वैल्यूज़ हमने पुट करनी है वो साइज़ ऑफ द बॉक्स के ऊपर डिपेंड करेंगी। और एक्स क्या बताएगा हमें कि पार्टिकल विद इन द बॉक्स कहाँ पे है, उस टाइम एक्स का मान क्या है। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब एनर्जी के लिए भी हमने पीछे इक्वेशन नंबर 9 में लास्ट क्लास में एक्सप्रेशन ड्राइव करा था मेरे पास, E इज इक्वल टू n स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 8 a स्क्वेयर। अब हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके डिफरेंट लेवल्स की एनर्जी के मान कैलकुलेट करते हैं, यानी हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1 2 3 और फिर देखेंगे एनर्जी की वैल्यूज़ क्या क्या आती हैं। तो जब हम n इज़ 1 पुट करेंगे तो मेरे पास E1 आ जाएगा h स्क्वेयर अपॉन 8 ma स्क्वेयर। एंड 2 पुट करेंगे तो इट्स 4ha एच स्क्वेयर अपॉन 8 ma स्क्वेयर। एच स्क्वेयर अपॉन 8 ma स्क्वेयर की जगह अगर हम E1 पुट कर दें तो शॉर्ट में मेरे पास आ जाएगा कि E1 और E2 में आपस में रिलेशनशिप आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू 4E1। इसी तरह N3 पुट करेंगे तो इट्स 9h स्क्वेयर 8 ma स्क्वेयर 9, और इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं 9E1। तो इस प्रकार आप किसी भी एनर्जी लेवल की वैल्यूज जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। यहाँ पे n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या जो हमें नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बताता है वो है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि n की हर वैल्यू के लिए E की वैल्यू फिक्स है, दैट मीन्स एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने पहली बार पढ़ा कि किस प्रकार एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड होते हैं। यही क्वांटम मैकेनिक्स की स्पेशलिटी है, ब्यूटी है, खासियत है कि ये हमें जो है वो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, एनर्जी लेवल्स के, उन सबको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है। तो आप देख रहे हैं हमारे पास किस तरह एनर्जी के एक्सप्रेशन से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हुए अपने आप ही आ गया कि एनर्जी लेवल्स जो हैं वो क्वांटाइज्ड हैं। इसके साथ साथ हम दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि दो ऊर्जा स्तरों के बीच में डिफरेंस जो है वो फिक्स होगा। तो वो डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, जैसे पहले और दूसरे लेवल में डिफरेंस निकालना हो तो E2 माइनस E1, E2 E माइनस करके हम 4E1 माइनस E1 शॉर्ट में भी लिख सकते हैं 3E1। E1 का एक्सप्रेशन आपको पता है तो ये आ जाएगा 3h स्क्वेयर अपॉन 8 ma स्क्वेयर। इसी प्रकार E3 माइनस E2 और आप किन्हीं भी दो लेवल्स के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब इन डिफरेंसेस को पता होते हुए और हर एनर्जी लेवल की एनर्जी हमें पता है तो हम एनर्जी लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार हम एक विमीय बॉक्स में देखते हैं कि किस प्रकार ऊर्जा स्तर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। n इज इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी लेवल 1 ये शो होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि इसकी कुछ वैल्यू होगी, ज़ीरो नहीं होगी। फर्स्ट लेवल की एनर्जी ज़ीरो नहीं है, कुछ वैल्यू है, इसलिए हम बॉटम लाइन पे ना बना के इस बॉटम लाइन पे नहीं बनाएंगे, बॉटम लाइन से थोड़ा ऊपर बनाते हैं। तो और फिर E2 के लेवल में डिफरेंस दोनों में कितना है, E3 में डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ऊर्जा स्तरों के बीच की दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है। मीन्स एनर्जी लेवल जो है वो इक्वी डिस्टेंट नहीं है, उनके बीच में ऊपर जैसे जैसे जाते हैं डिफरेंस बढ़ता जाता है। और दूसरी बात कि ये डिफरेंस जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, मीन्स एनर्जी लेवल्स जो है वो क्वांटाइज्ड है। अब हम दूसरी बात कि एनर्जी एक्सप्रेशंस में आप देख रहे हैं H जो है मेरे पास कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, m मास ऑफ पार्टिकल वो भी कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है। टर्म जो है दैट मीन्स एनर्जी जो है किसी लेवल की वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, A के ऊपर डिपेंड कर रही है। A के ऊपर डिपेंड कर रही है A यानी बॉक्स का साइज़। तो बॉक्स की लंबाई और कण की ऊर्जा में आपस में संबंध है। क्या संबंध है, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, यानी जैसे जैसे A बढ़ेगा एनर्जी कम होगी। यानी जैसे जैसे बॉक्स का साइज़ बढ़ेगा, जितना हम बड़ा साइज़ लेंगे मीन्स जितने ज़्यादा स्पेस में सिस्टम को स्टडी करेंगे उतना उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। और जब बॉक्स का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, आप इमेजिन करें A इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, तो उस केस में मेरे पास डेल्टा E का मान क्या हो जाएगा, ज़ीरो।
डेल्टा ई ज़ीरो होने का मतलब है आप ऊर्जा स्तरों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, मीन्स एक दूसरे के बीच में वो मिक्स हो जाएंगे और यू कैन से एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड नहीं रहेंगे। इसलिए सिस्टम को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। अगर सिस्टम डिफाइंड है हमारा तो वहाँ पे ही सिर्फ क्वांटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर सिस्टम अनडिफाइंड यानी लिमिटलेस ले लेंगे तो फिर जो है मेरे पास क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है शून्य बिंदु ऊर्जा, 0 पॉइंट एनर्जी। एन का न्यूनतम मान हमने ऊपर देखा कि 1 हो सकता है, एन कभी भी 0 नहीं होगा, अर्थात न्यूनतम ऊर्जा h²/8ma² होगी। इसे हम कहते हैं शून्य बिंदु ऊर्जा, अर्थात कण जो है इवन 0 केल्विन पर भी अगर है तो भी कभी भी रेस्ट पे नहीं होगा। उसके पास ऊर्जा होने का मतलब है स्थानांतरण गति करता रहेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन हमेशा मोशन में रहता है। हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जैसे अति सूक्ष्म कण कभी भी रेस्ट पे नहीं आते, वो हमेशा गतिमान रहते हैं। तो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा इस चीज़ को, अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं कि वास्तव में अति सूक्ष्म कण जो है वो कभी भी रेस्ट पे नहीं आते, हमेशा गतिमान रहते हैं, क्योंकि उनके पास हमेशा ऊर्जा का एक न्यूनतम मान होता है जिसे हम शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आई पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस जो हैं हम लोग ड्रॉ करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पे। तो ये हमने सबसे सिंपलेस्ट केस को सॉल्व किया। इसी चीज़ को हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं 3D बॉक्स के लिए, बट बीएससी थर्ड ईयर में हम लोग रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे अप टू वन डायमेंशनल बॉक्स। आगे हायर क्लासेस में इसी को हम एक्सटेंड करेंगे 3D मोशन के लिए, अर्थात जब स्पेस में इलेक्ट्रॉन गति करता है, जब वो एटम का पार्ट होता है, तब उसकी ये वेव फंक्शन और एनर्जी लेवल्स के मान क्या क्या होते हैं। अभी हम वन डायमेंशनल बॉक्स को ही लेते हुए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि ये एक्सप्रेशंस जो हैं इनसे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल है आपके पास 0.2 नैनोमीटर चौड़े एक विमीय बॉक्स में स्थित इलेक्ट्रॉन की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा ज्ञात कीजिए, अर्थात ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमने निकालनी है। ग्राउंड स्टेट मीन्स n इज़ 1, तो E = n² h²/8ma² है। n का मान 1 है क्योंकि हमें ग्राउंड स्टेट दी गई है। A इज़ 0.2 नैनोमीटर, अर्थात 0.2 × 10⁻⁹ मीटर्स। हम सभी वैल्यूज़ को SI यूनिट्स में लिखेंगे, तो m का वैल्यू आ जाएगी 9.11 × 10⁻31 kg। h इज़ 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये सभी वैल्यूज़ हम एनर्जी एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 1.506 × 10⁻18 जूल। तो ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी को शो करता है। इस प्रकार आप जो हैं एक विमीय बॉक्स के लिए अलग अलग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।